नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्या वक्फ बिल के कारण, वक्फ अमेंडमेंट बिल के कारण केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी? देखिए, आज मतलब कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ, पहले तो ये बताएं कि आपको 23 अक्टूबर को अमरावती में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मियाँ साहब हैं फजल उर रहीम मुजद्दिदी, ये वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर और कुछ और मुसलमान लीडर्स के साथ में चंद्रबाबू नायडू से मिले और चंद्रबाबू नायडू से कहा कि आप जो है आप बिल्कुल इसको सपोर्ट ना करें। अब आप ये देखिए कि ये वहाँ ज़रूर मिले हैं, लेकिन ये अभी तक नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए हैं जी। तो चंद्रबाबू नायडू से मिल के उन्होंने कहा कि साहब कि आप इसको अपोज करें। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि चंद्रबाबू नायडू ने कल एक मीटिंग हुई, एक बड़ी करीब 10,000 लोगों की एक मीटिंग हुई बड़ी इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में उसमें जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग आए। वैसे वो ये जो मीटिंग थी वो बुलाई थी किसने? जमीयत उलमा हिंद ने। अब जमीयत उलमा हिंद कौन सी है? ये जमीयत उलमा हिंद जो है ये वो आपके देवबंद वालों की है। और देवबंद वाले जो अरशद मदनी हैं उनका एक ग्रुप है और उनके भतीजे हैं महमूद मदनी, उनका दूसरा ग्रुप है। और इस मामले में चचा भतीजा दोनों जो हैं वो एक साथ हैं। अब आप ये देखिए कि अरशद मदनी ने मंच से ऐलान किया, ये अमेंडमेंट बिल पास करने का प्रयास किया गया तो हम सरकार गिरा देंगे। कैसे सरकार गिरा देंगे? उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है टीडीपी से। अच्छा, टीडीपी से बात भी हो गई। टीडीपी के जो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं कोई अमीर बाबू साहब, वो अमीर बाबू साहब जो है वो वहाँ पे मौजूद भी थे और उन्होंने वहाँ ये कहा उस मीटिंग में कि भाई ये जो जेपीसी में गया है वक्फ बिल वो हमारे कारण ही गया है, हमारे कारण ही गया है। तो उन्होंने ये बात कह दी साहब कि उनके कारण ही वक्फ बिल जेपीसी में गया है। अब हालात ये हो गए कि साहब की लोग कह रहे हैं कि साहब के मुसलमानों को चंद्रबाबू नायडू इग्नोर नहीं कर सकता। हिंदुओं को कर सकता है क्या? 93% हिंदू हैं आंध्र प्रदेश में, और वो वैसे भी ये जगन रेड्डी के जो क्रिश्चियन प्रोसेलेटाइजेशन हुआ है वहाँ 5 साल में ज़बरदस्त, उससे पीड़ित हैं, आतंकित हैं। और जो उनके डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, वो पूरी तरह से सनातनी चोला ओढ़ के सनातनी सेना बना के एक जागृति का महायज्ञ वहाँ कर रहे हैं। बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सारा एजेंडा वहाँ पवन कल्याण द्वारा ही सेट किया जा रहा है। पवन कल्याण ने ही नायडू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता कराया और पवन कल्याण के बिना वहाँ कुछ हो नहीं सकता। पवन कल्याण ने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूर्ण समर्थन दे रखा है। तो अब ये देखना है कि भाई हमारे चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कौन सी चौकड़ी चलते हैं कि उनके भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और सांप कौन है? सांप जो है वो वहाँ की उनकी जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको लगता है वो 4% मुसलमान हैं वहाँ पे, उनको लगता है कि उन्होंने उनको शायद वोट दिए होंगे। हालांकि वो किसी को भी वोट ऐसे को देते नहीं है जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का मुलम्मा लगा होता है। और ये बात नीतीश कुमार जी को अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो इनके चक्कर में नहीं आ रहे। तो अब जो ये बात हो रही है कि साहब हम सरकार गिरवा देंगे, सरकार कैसे गिरवा देंगे भाई? सरकार गिरवाने के लिए तो कम से कम 22 लोग चाहिए। बल्कि इस समय 293 तो आपको पता है कि जो घोषित एनडीए थी उसके सदस्य हैं,
और अब छोटे मोटे मिल मिला के लगभग 300 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास में। तो एनडीए के पास 300 हैं, 16 चले जाएंगे तो उसके बाद भी 284 रह जाएंगे। 284 पे वो आराम से बिल पास करवा लेंगे। लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? जेडीयू तो बिल्कुल स्पष्ट है, जेडीयू को ये अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से बयान ज़रूर देते रहते हैं कि जेडीयू को भी अगले साल चुनाव में जाना है। जेडीयू को अच्छी तरह से पता है कि भैया बिहार के मुद्दे में ये कोई ना तो मुद्दा है, और बिहार में मुसलमान जो हैं जिसको वोट देंगे वो है आरजेडी। लोकसभा में भी दिया, उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी 30 सीटें वहाँ पे एनडीए जीती, और 30 क्या बल्कि 34-35 जीत जाती अगर लास्ट राउंड में कुछ गड़बड़ नहीं हुई होती। जो लास्ट राउंड था मगध का, वहाँ पे ये आरा, सासाराम और आपके बक्सर, इस तरह की जो सीटें जो ये हार गए, वो कतिपय अन्य कारणों से हारी गई, उसमें इसका कोई लेना देना था नहीं। तो इसलिए नीतीश बाबू को पूरा पक्का पता है कि भैया हम तो जीतेंगे तो इन्हीं के साथ जीतेंगे। यानी कि यदि जो वहाँ की कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान साथ साथ लड़ते हैं तो कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई संभावना ही नहीं है। पिछली बार जो थोड़ा टच एंड गो हो गया था वो इस कारण से हो गया था क्योंकि चिराग पासवान अलग हो गए थे और वो अपनी अलग ढपली बजा रहे थे। उसके कारण जो है वो जेडीयू की संख्या बहुत कम चली गई, नीचे चली गई। वो 60 सीटें जीतते उसकी बजाय कोई 40-44 सीटें ही जीते थे। तो वहाँ से कोई किसी प्रकार की संभावना है नहीं। तो अब नफ़ा नुकसान क्या है चंद्रबाबू नायडू के लिए? चंद्रबाबू नायडू आप जानते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, जिसको बोलते हैं ना रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। वो दोनों काम तरीके से कर लेते हैं। तो यदि उन्होंने अमीर बाबू को वहाँ भेज दिया तो अमीर बाबू ने कुछ ये नहीं कहा, अमीर बाबू ने वहाँ पे यही कहा कि भाई हमने जो है वो जेपीसी करवाई, ये हमारी वजह से हुई जेपीसी, ठीक है। लेकिन क्या वो और कुछ कर पाएंगे? वो जब जेपीसी के रिकमेंडेशन जाएंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कि भैया तेलुगु देशम वाले वहाँ कुछ बोल रहे हैं, खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जेपीसी की बात तो उन्होंने, सबकी सहमति की बात तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी बोली थी, उसी के बाद जेपीसी बनी थी। ये बात यहाँ तक तो सही। तो सबसे बड़ा स्टेक चंद्रबाबू नायडू का ये है कि उन्हें अपनी राजधानी अमरावती अगले 5 वर्ष में हर हालत में पूरी करनी है। क्योंकि अगर वो अमरावती इस 5 वर्ष में पूरी नहीं कर पाए और मान लीजिए सत्ता उनके हाथ से चली गई तो अगली बार जो है वो जगन रेड्डी जो है वो उसका पूरी तरह से कार्यक्रम कर देंगे। तो इसलिए उनको फंड चाहिए, फंड प्रॉमिस कर दिया है। प्रोजेक्ट बेस्ड काफ़ी कुछ 60-70 हज़ार करोड़ रुपए उनको मिल चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये प्रोजेक्ट बेस जो है ये सारा का सारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे बेस होता है और ये एक साथ नहीं मिलता है, ये लगातार मिलता रहता है। चंद्रबाबू नायडू ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो कुछ विरोध करें केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार उनकी फंडिंग जो है इन प्रोजेक्ट्स में रोक दे। अभी अभी उनको एक बड़ा 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मित्तल से मिल रहा है, एक स्टील प्लांट का, अनकापल्ली। और अनकापल्ली क्या है? वो अनकापल्ली जो क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो वहाँ पर उनको भारत सरकार की सपोर्ट चाहिए यदि वो प्रोजेक्ट वहाँ पर आना है। उसके अतिरिक्त विशाखापत्तनम में केंद्र सरकार के अपने कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज्ड हैं, प्लस वो बेंगलोर से, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम हो रहा है सिद्धरमैया द्वारा, तो वो तिरुपति में, विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा में, इन सब जगहों पे और यहाँ पे ख़ास तौर से विजयवाड़ा और तिरुपति में बड़ा आईटी हब बनाना चाहते हैं।
और उसके लिए वो बेंगलोर से बहुत सारे जो वहाँ के मल्टीनेशनल्स हैं उनको शिफ्ट करने में व्यस्त हैं। उसके लिए भी केंद्र सरकार की सहायता चाहिए। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू किसी भी हालत में केंद्र सरकार के विरोध में जाने का रिस्क, जाने का ख़तरा उठा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो कुछ भी आपने देखा कल, जो अरशद मदनी ने जो धमकी दी कि वो ख़त्म कर देंगे और हटा देंगे, क्योंकि वक्फ बिल के बारे में वही वाली बात, जिस तरह से वो एनआरसी के बारे में दुष्प्रचार किया जाता था, सीएए के बारे में किया जाता था, उस प्रकार का दुष्प्रचार यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे एक फार्म लॉ के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जाता था, तो इन दुष्प्रचारों की ही श्रृंखला में ये वक्फ वाला दुष्प्रचार इन्होंने आरंभ किया है। और उसका मुख्य है कि अरे हम कागज़ कहाँ से लाएंगे 400-500 साल की मस्जिद, पुरानी मस्जिदों का। अरे मूर्खों, जो 400-500 साल वाले पुराने जो वक्फ है ना, वो अंग्रेज़ों के टाइम से वक्फ रजिस्टर हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। ये जो तुम नए नए जो नाटक करते हो ना कि किसी को भी उठा के वक्फ बाई यूज़र करके आज वक्फ डिक्लेयर कर दिया, ये सब इसके लिए है। जो मनमानी जो कर रखी है तुम लोगों ने, ये इसलिए है। तो खैर, इनका जो नैरेटिव है वो तो हम यूट्यूबर से ही पर्याप्त हैं, उसको हम ध्वस्त कर देंगे पूरी तरह से। इनका जो ये कौवा कान वाला जो है वो हम चलने नहीं देंगे। और सीएए में यदि सरकार ने हमारा साथ दे दिया होता तो हम सीएए का भी नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। नैरेटिव तो ध्वस्त कर ही दिया था, ये तो सरकार की हिम्मत नहीं हुई इनको हाथ लगाने की। जबकि आपने देखा कि अंत में वो जो थाने की पुलिस थी ना, उसी ने हटा दिया उस शाहीन बाग वाले धरने को। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो साहब, ये गीदड़ भभकी कहाँ तक जाती है, इसने जो है वो पूरे वक्फ अमेंडमेंट बिल के पैसेज को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। ख़ास तौर से जब सरकार ने 25 नवंबर से ही विंटर सेशन बुला लिया है और इसी विंटर सेशन में उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो इस वक्फ बिल को, अमेंडमेंट बिल को पास करवाएगी। मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।